हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 7 और इस चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम। सो सबसे पहले बेटा, हम इस चैप्टर में क्या क्या चीजें समझने वाले हैं, आई विल टेल यू। सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेस कौन कौन से होती हैं, कौन कौन सी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास है। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज होता है उन नेचुरल रिसोर्सेज का। कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज है जिसको हम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो इनएग्जॉस्टेबल है। वो कौन कौन से है? सो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, हम ये देखेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद ऑफ कोर्स कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जिनको हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं। तो व्हाट इज, पहले तो देखेंगे फ्यूल होता क्या है, कैसे हम कोल एंड पेट्रोलियम को फ्यूल की तरह यूज करते हैं, कैसे कोल एंड पेट्रोलियम फॉर्म होते हैं, कोल कैसे फॉर्म होता है, उसका पूरा प्रोसेस, उसके स्टेप्स, कौन कौन से टाइप्स के कोल होते हैं, कोल क्या है, हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आएंगे या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम पेट्रोलियम देखेंगे, पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है, पेट्रोलियम कौन कौन से रिसोर्सेस होते हैं, मतलब रिन्यूएबल रिसोर्स होगा एग्जांपल या नॉन रिन्यूएबल होगा। ठीक है, तो इन दोनों को देखने के बाद हम देखेंगे फोसिल फ्यूल्स के बारे में, वो क्या होते हैं, वो कैसे बनते हैं, एंड फिर हम देखेंगे कि ये जितने भी मिनरल्स है, कोल, पेट्रोलियम्स, आपके फोसिल फ्यूल्स, इनका कंजर्वेशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है, हमें एनर्जी जनरेशन में हेल्प करते हैं, तो इनका कंजर्वेशन करना भी तो उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो हम देखेंगे हाउ वी कैन कंजर्व ऑल दीज नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज देयर इन अवर अर्थ। ओके, बिकॉज वी नो दीज रिसोर्सेज आर वेरी हेल्पफुल टू अस, so it's important that we have to conserve it also. So in the last we will see how we can conserve all these natural resources. Okay, so let's start this class. Let's start chapter number 7. Coal and petroleum is the chapter name. Okay, so let's start. Various materials that we use to meet our basic requirement are called resources. Resources क्या है, जो हमारी basic requirement fulfill करते हैं। Let us list the things we use from the time we get up, the time we go for a sleep. मतलब सुबह उठने से लेके सोने तक हम बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज करते हैं। भी देखेंगे क्या है वो। ठीक है, so while listening we may classify the materials as natural and man-made. और जो रिसोर्सेज होती है बेटा, कुछ रिसोर्सेज नेचुरल होती है, कुछ होती है बेटा मैन-मेड। ठीक है, so दो टाइप की रिसोर्सेज हमें देखने के लिए मिलती है, natural and man-made. Okay, so starting with the first one, natural resources क्या है, natural resources किसको कहते हैं। So we need a large number of materials for our survival. हमारी survival के लिए हमें बहुत सारे materials चाहिए होते हैं। Some of these materials are man-made and some are natural. कुछ ऐसे materials होते हैं बेटा जो man-made है और कुछ है जिसको हम कह सकते हैं natural। कुछ man-made है and कुछ natural है। Some materials required for our survival such as air, water, sunlight, etc. कुछ ऐसे resources है जो हमारी survival के लिए बहुत ज़्यादा important है, जैसे हवा, पानी, sunlight, ये सब are provided by nature. ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचर से। So जो हवा, पानी, sunlight, ये हमें natural resources है, ये nature से मिल रहे हैं। Therefore, these materials are called natural resources. ये ऐसे materials को हम बेटा कहते हैं natural resource, जो हमें नेचर से मिल रही है। ठीक है, so all the natural resources are not present in the same amount in nature. और ये भी इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी ये नेचुरल रिसोर्सेज है, जितनी भी ये नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे कि कौन कौन सी, हवा, पानी, ये सब सेम अमाउंट में नहीं है। ऐसा नहीं है जितनी हवा है उतना ही पानी है, उतनी ही सॉइल है हमारे पास, नहीं, इनमें भी वेरिएशन होता है। Some of them are in a limited amount while other are in a unlimited amount. किसी किसी का लिमिट है अमाउंट में, कोई अनलिमिटेड है हमारे पास। ठीक है, so depending on the amount present in nature, natural resources can be exhaustible and inexhaustible. देखिए जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज तो क्लियर हो गया, जो हमें नेचुरली मिल रही है, लाइक
air, water, soil. They are natural resources. So natural resources also divided into two parts, exhaustible and inexhaustible. So what are they? We will see here. Okay. सबसे पहले बेटा हम शुरू करेंगे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन सी होती हैं, किन रिसोर्सेज को हम कह सकते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. ओके. So the resources which are present in a limited amount in nature. The resources that is present in limited amount in nature cannot be continually replenished and are likely to exhausted by various human activities. जो खत्म हो सकती है उसको कहते हैं हम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास है, बहुत ज्यादा नहीं है. देयर वैल्यू, देयर वी कैन से मेजरमेंट इज वेरी लिमिटेड. एग्जाम्पल पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, मिनरल्स एंड फॉरेस्ट, इसी के एग्जाम्पल है हमारे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स के, जो हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है, काफी कम अमाउंट में, बहुत सारा नहीं है हमारे पास. ठीक है. जैसे कि एग्जाम्पल आर द इम्पोर्टेंट वन, आपको एग्जाम्पल पता होनी चाहिए. कोल, पेट्रोलियम. ठीक है. सो अब आप फोटो में भी देख सकते हो, ये रहे. अब इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के ऑपोजिट होंगे, जो बहुत ज्यादा है हमारे पास, उसकी कोई लिमिट नहीं है. सो द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड अमाउंट इन द नेचर. अब देखिए ये कैसे है बेटा, अनलिमिटेड है, बहुत सारे हैं. So the resources which are present unlimited amount in nature can be continually replenished and not likely to be exhausted by the various human activities are called inexhaustible natural resources. ऐसी resources जो कभी खत्म नहीं हो सकती, जो unlimited है. Examples are sunlight, air, water are the example of it. ठीक है. ये इसके inexhaustible natural resource के example होंगे. तो exhaustible natural resource and inexhaustible natural resources clear? That's great. Okay. अब यहाँ पे आपको डिफरेंस भी दे रखा है दोनों के बीच में. जैसे exhaustible natural resources and inexhaustible natural resources. सबसे पहले exhaustible natural resource. So they are present in a limited amount in nature. So जो हमारे पास exhaustible natural resources है ना, वो limited amount में है बेटा. कैसी अमाउंट में? Limited. And they cannot be continually replenished. वो फिर से replenished भी नहीं की जा सकती. But जो inexhaustible है, they are in a unlimited amount. वो हमारे पास unlimited amount में है. जैसे कि आपकी sunlight, air, they are unlimited. उसकी कोई फिक्स लिमिट नहीं है, है ना, और वो कभी खत्म भी नहीं हो सकती. सनलाइट खत्म हो सकती है कभी? नो. ठीक है. they can be continually replenished. वो अपने आप को replenish कर सकती है. क्या कर सकती है? replenished. ओके. तो ये डिफरेंस चार्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट, व्हाट आर फ्यूल्स. अब फ्यूल्स क्या होते हैं, किन चीजों को हम फ्यूल्स कह सकते हैं? लेट्स सी. सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो अबाउट फ्यूल्स बिफोर वी टॉक अबाउट फोसिल फ्यूल. फोसिल फ्यूल पढ़ने से पहले आपको फ्यूल्स के बारे में पता होना चाहिए. सो अ फ्यूल अ सब्सटेंस प्रोड्यूसेस हीट ऑन बर्निंग. फ्यूल क्या है? जो हीट निकाले बर्निंग में. ठीक है. बर्न होते टाइम हीट प्रोड्यूस करें. क्या प्रोड्यूस करें? बिल्कुल सही, हीट. ओके. so they produce heat on burning. When a fuel is burned, considerably amount of energy is released in the form of heat. तो फ्यूल क्या है? जो हीट प्रोड्यूस करे, और उससे हमें क्या प्रोड्यूस होगी, क्या मिलेगा? एनर्जी. So when a fuel is burned, a considerable amount of energy is released in the form of heat. जब एक फ्यूल बर्न होता है, they produced heat. इंपॉर्टेंट है, जब भी एक फ्यूल बर्न होता है, they produced heat. Okay. The fuel possess store or potential energy in it. So fuel में क्या होता है बेटा? Potential energy और stored energy यहाँ पे होती है. Okay. आगे देखते हैं बेटा, fossil fuel क्या होती है. फ्यूल देख लिया, जिसको आप बर्न करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी. सो अब ये फोसिल फ्यूल क्या होते हैं? लेट्स सी. कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉर्म बाय द, इसको हम हाईलाइट कर दे पहले. So we can say coal, petroleum and natural gas are formed from the remains of dead organisms buried under the surface of earth millions of years ago. जो हमारी अर्थ के सरफेस के नीचे we can say क्या हो रखी है? वो बर्ड हो रखी है, और काफी सालों से.
दे आर नोन एज फोसिल फ्यूल्स, इन्हीं को फोसिल फ्यूल कहते हैं। So you know that buried dead remains of organisms are called fossils. इनको क्या कहा जाता है बेटा? fossils कहा जाता है, जो डेथ ऑर्गेनिजम्स हमारे जमीन के नीचे बरिड हो रखे हैं। Therefore the fuels formed from fossils are called fossil fuels. जो फ्यूल्स बनते हैं इससे, इसी को fossil fuels कहा जाता है। Okay, so they are called fossil fuel. That much is clear? Okay. Now कोल के बारे में देखते हैं। कोल क्या है? ठीक है, तो कोल इज अ ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक हार्ड एंड कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। तो ये क्या है? ब्राउन ब्लैक कलर का है, हार्ड है, ठीक है, कंबस्टेबल सब्सटेंसेस है ये। कोल ब्लैक कलर का होता है, सबको पता है। So it is sedimentary rock that usually occur in layer called coal bed और कोल सीम्स। इसको क्या कहते हैं? जिस तरीके से ये कोल हमें मिलता है, इसकी ना कोल की बेल्ट होती है एकदम, ठीक है। सो केमिकली कोल इज मिक्स्ड ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस कंटेनिंग कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इज कंबाइंड फॉर्म टुगेदर विद स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इज देयर। तो इसमें क्या होता है बेटा? कार्बन होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, ठीक है, और इससे ये क्या बनाते हैं? नाइट्रोजन एंड सल्फर, ठीक है। सो कोल इज ऑब्टेन बाय द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। ये तो सबको पता है कोल कैसे ऑब्टेन होता है, किस प्रोसेस से हमें कोल मिलता है, बताओ? बिल्कुल सही। तो वी कैन से वी कैन गेट द कोल विद द हेल्प ऑफ माइनिंग, ठीक है। अगले यूजेस ऑफ कोल। कोल के क्या क्या यूजेस होते हैं? लेट्स सी। सो कोल इज यूज्ड फॉर कुकिंग टू फ्यूल टू कुक फूड and for getting electricity in the thermal power plants. इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हेल्प करता है हमें कोल, है ना, कुक खाने बनाने के लिए, ये सब चीजों के लिए हम यूज करते हैं। सेकेंड, सोर्स फॉर एनर्जी इन वेरियस इंडस्ट्रीज लाइक सीमेंट, पेपर एंड स्टील में यूज किया जाता है। वेरियस इंडस्ट्रीज में हम कोल का यूज करते हैं। नाउ वी विल सी फॉर्मेशन ऑफ कोल, हाउ वी कैन फॉर्म द कोल। कोल कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है? लेट्स सी। So formation of coal occurred hundreds of millions of years ago when there was extensively growth of plants in places like swamps and flooded forest. When the plant die, they fell into the water swamp. जब भी प्लांट वगैरह, क्योंकि ये कोल वगैरह किससे बनता है? डेथ प्लांट्स, एनिमल से। तो जब भी प्लांट्स वगैरह मरते हैं, so वहां पे we can say water swamp में under the water they did not get sufficient oxygen, so they die. Plant did not decompose completely and turned into a layer of peat. As time passes, more and more sediments covered with the layer of peat burying in deeper and compressing it further. ओके। तो ये क्या है? जो डेथ एनिमल्स है, प्लांट्स है, ये बरिड होते होते अपनी एक लेयर बना लेते हैं जमीन के नीचे, ठीक है। सो द इनिशियल डिसइंटीग्रेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर वाज ब्रॉट अबाउट बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड द अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, forcing out the moistures and reducing the volume of the pit. As it got buried deeper, the higher pressure and the temperatures turned it into लिग्नाइट। अब ये किस में फॉर्म हो जाते हैं? ड्यू टू हीट एंड प्रेशर की वजह से, ड्यू टू हायर प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से, दैट इज कन्वर्टेड इनटू लिग्नाइट। व्हेन द लिग्नाइट गॉट बर्ड डीपर इन अ सिग्निफिकेंट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब ये लिग्नाइट काफी लंबे समय तक जमीन के नीचे ही रहता है, इंक्रीज प्रेशर एंड टेम्परेचर टर्न इनटू हार्ड एंड मोर सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल। अब ये लिग्नाइट इतनी अच्छी क्वालिटी का कोल नहीं होता, बट ये अगर जमीन के नीचे ऐसे ही पड़े रहे काफी लंबे समय तक, तो इसकी क्वालिटी और इंप्रूव होती है, क्योंकि इसमें इतना ही हीट एंड प्रेशर लगता है, ठीक है। सो एज द टेम्परेचर एंड द टाइम फॉर विच द कोल रिमेन बरीड इंक्रीज, इट चेंजेस इनटू एंथ्राइट कोल। अब ये लिग्नाइट कोल से कौन से चेंज में हो गया? एंथ्रासाइट कोल में। सो एंथ्रासाइट कोल इज द बेस्ट कोल, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये काफी लंबे समय तक जमीन के नीचे दफन में रहता है, मतलब, ठीक है। सो एज अ कोल consists mainly of carbon, the slow process of converting of dead organisms into coal is known as carbonation. Carbonation क्या है? जब कार्बन
it consists mainly the process which death organisms convert into coal. देखो डेथ ऑर्गेनिज्म से ही कोल बन रहा है, बट इसमें थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं ये फॉर्म करने में, ठीक है। और इसी प्रोसेस को बेटा कहते हैं कार्बोनेशन, ठीक है। ओके, अब बेटा देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल, कौन कौन से अलग अलग टाइप्स के बेटा कोल होते हैं। सो कोल इज क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन इट। इसमें कार्बन कितना है इस पे डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी का। सबसे पहले एंथ्रासाइट कोल होता है जिसमें कार्बन 90%, तो जितना ज्यादा कार्बन उतना प्योर, उतना अच्छा, उतना बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है। ये होता है शाइनी ब्लैक एंड वेरी हार्ड, इसका अपीयरेंस शाइनी ब्लैक और एकदम हार्ड होता है। नेक्स्ट है ब्यूटीमियस, या जिसको हम ब्लैक कोल कहते हैं, ब्लैक कोल। इसमें कार्बन होता है 60% और इसका कलर ब्लैक होता है, ब्रेक वेरी इजीली, ये जल्दी से टूट जाता है, ब्लैकिश कलर का होता है। नेक्स्ट लिग्नाइट, लिग्नाइट कोल जो होता है बेटा उसमें कार्बन 40% होता है, ये ब्राउन कलर का होता है, सॉफ्ट होता है देन अदर टाइप ऑफ कोल। सो लिग्नाइट कोल सॉफ्ट होता है एज कंपेयर टू एंथ्रासाइट एंड ब्यूटिमियस कोल के कंपैरिजन में। सो ब्यूटिमियस कौन सा, एंथ्रासाइट एंड बिट्यूमिनियस, कौन सा कोल, बिट्यूमिनियस। ओके, तो ये 3 टाइप के कोल है हमारे, एंथ्रासाइट, ब्यूटीमिनियस जिसको ब्लैक कोल भी कहते हैं, एंड लिग्नाइट। ये फॉर्म होते हैं विद द हेल्प ऑफ डेथ ऑर्गेनिजम्स। डेथ ऑर्गेनिज्म से जब कोल कन्वर्ट कर पा रहे हैं इसी को कार्बोनेशन कहते हैं। दैट मच इज क्लियर। ओके, अब देखते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कोल, ये क्या है, इसमें क्या होता है। सो लेट्स सी, when coal is decomposed by heating in the absence of air to produce useful product is known as destructive distillation of coal। अब कोल का भी डिस्टिलेशन हो रहा है जिसमें एब्सेंस ऑफ एयर में हो रहा है, ठीक है। सो व्हेन द कोल इज डीकम्पोज, कोल को डीकम्पोज किया जाता है बाय हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू फॉर्म यूजफुल प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। On heating strongly in the absence of air, coal gives us many useful products. So coal is processed in the industry to get useful product like coke, coal tar and coal gas. आपको मिलेगा, कब मिलेगा बेटा, तभी मिलेगा जब यहाँ पे एयर की एब्सेंस हो। तो एयर की एब्सेंस में कोल को डिस्टिलेशन किया जाता है और ये यूजफुल प्रोडक्ट्स मिल पाते हैं हमें। इतना समझ में आया। चलिए आगे कोक देते हैं, ये क्या है, पीने वाली नहीं है, ये डिफरेंट टाइप की। अब ये क्या है, लेट्स सी। ओके, सो वी विल यूज सम अदर न्यू कलर। ओके, चलिए देखते हैं हमारे लिए ये क्या है। ओके, सो इट इज अ ग्रेइश ब्लैक सॉलिड। ये कैसे ग्रेइश ब्लैक सॉलिड होता है एंड इट इज नॉट अ शाइनी एज कोल। ये कोल जितना शाइनी नहीं होता है, ठीक है। इट हैज अ रफ टेक्सचर, इसका टेक्सचर बेटा रफ होता है। कैसा होता है बेटा, रफ टेक्सचर। When coal is heated in the absence of air, the volatility impurities having low melting and boiling points and moisture get removed। अब इसमें से moisture remove हो जाता है, that's why इसका जो appearance होता है बहुत hard होता है, rough होता है, क्योंकि यहाँ पे air की absence में ये बनता है। So the solid left behind is known as coke। जो उस जब absence of oxygen में, absence of air में जब coal को हम डिस्टिलेशन कर रहे होते हैं तो हमें कोक मिलता है। देख लो इसमें क्या लिखा है, कोक कैसे बनता है। कोल में से जब हम क्या हटा देते हैं, इम्प्योरिटीज एंड मॉइस्चर को हटा देते हैं। सो कोल माइनस वोलाटाइल इम्प्योरिटीज एंड मॉइस्चर, दे फॉर्म कोक। ओके, अब यूजफुल ऑफ कोक, कोक का कहीं यूजफुलनेस है, लेट्स सी वन बाय वन। So coke is an important smokeless fuel। कोक क्या ऐसा एक स्मोकलेस फ्यूल है, मतलब ये स्मोक नहीं देता। क्या नहीं देता, स्मोक। इट इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन एंड अदर मेटल। सो मेटल की एक्सट्रैक्शन में हम इसको यूज करते हैं। एंड प्रिपरेशन ऑफ फ्यूल गैसेस लाइक प्रोड्यूस्ड गैस एंड वाटर गैस को भी हम इसी से प्रोड्यूस करते हैं। Coke is a better fuel than coal because coke does not produce smoke on burning. It also produces more heat on burning as compared to the coal. So coal से ज्यादा heat produce
कोक करता है। ये इसके एडवांटेज हो गए। सबसे पहला एडवांटेज देख लेना, ये है स्मोकलेस फ्यूल, और इससे हम आयरन और अदर मेटल्स को भी बना सकते हैं, ठीक है। और इससे हम कौन सी गैसेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं बेटा, गैसेस एंड वाटर गैस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और ये ज्यादा हीटिंग इफेक्ट देता है एज कंपेयर टू कोल से। राइट, मच इज क्लियर, ओके। अब देखते हैं कोल गैस क्या है। So it is a mixture of hydrogen, methane, carbon monoxide and other gases मिलाते हैं, तो ये कोल गैस है। जो कोल से गैस रिलीज होती है, कोल को बर्न करते हैं, so we can get hydrogens, methane, carbon monoxide and other gases, ठीक है। अब यूजफुल ऑफ कोल गैस के यूजफुलनेस के बारे में बात करते हैं। So coal gas is used as an important industrial fuel because it produces a lot of heat on burning. हमने देखा था कि कोल से हमें बहुत सारी हीट मिलती है, तो ये प्रोड्यूस करता है बहुत सारी हीट, बर्न जब होता है तो ये। इन द ओल्ड टाइम्स कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग एज इट प्रोड्यूस ल्यूमिनस फ्लेम बर्न। ये स्ट्रीट लाइट्स में पहले ये यूज किया जाता था कोल गैस को, ताकि क्योंकि ये बर्निंग मतलब लाइट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि आपका कोल गैस का यूज किया जाता था। अब कोल तार तो सबने देखा है रोड्स बनाते हुए, हमने किस किस बच्चों ने देखा है कोल तार को, देखा है, इस तरीके से हम बनाते हैं ना, ये है। सो इट इज अ डार्क ब्लैक एंड ऑयली लिक्विड विद वेरी अनप्लीजेंट स्मेल। इसकी बहुत अनप्लीजेंट स्मेल होती है। इट कंटेन मैनी यूजफुल केमिकल्स विच आर यूज टू मेक इंक्स, डाइज, डिटर्जेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, आर्टिफिशियल फाइबर एक्सेट्रा। तो ये बहुत सारी चीजें बनाने के लिए यूज होता है। प्रीवियसली कोल तार was used for melting the roads, but now it has been replaced with bitumen। किसके साथ रिप्लेस हो गया ये, ब्यूट्यूमिन के साथ, ठीक है। तो ये ब्यूट्यूमिन आपके कोल तार का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, सम फैक्ट्स अबाउट कोल। कोल के बारे में कुछ फैक्ट्स भी पढ़ते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड in 18th century was based on coal which was used to power the steam engine। पहले स्टीम इंजन में जो यूज किया जाता था वो क्या यूज किया जाता था बेटा, कोल का यूज किया जाता था, ठीक है। सो बर्निंग ऑफ कोल इज द मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। ये भी है, अगर हम कोल को बर्न करते हैं उससे बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। When coal burn, it produce carbon dioxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and lot of smoke। जब कोल बर्न होता है ना बेटा, बहुत सारी गैसेस वो रिलीज करता है, ठीक है, नाइट्रोजन, कार्बन, बहुत सारी गैसेस, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन ग्रीन हाउस गैस एंड इट कॉज ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो। सो ये एक मेन ग्रीन हाउस गैस होती है बेटा हमारी, कौन सी, कोल नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जो कब रिलीज होती है, जब कोल को हम जलाते हैं, जब बर्निंग ऑफ कोल इज रिलीज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस लाइक मीथेन एंड carbon monoxide gas. So all these gases are released by the burning of coal. So carbon dioxide is the main greenhouse gases and it causes global warming also. Sulfur dioxide and nitrogen dioxide cause acid rain. So ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी दो चीजें जिनकी वजह से acid rain होती है, sulfur dioxide and nitrogen dioxide. Nitrogen dioxide also causing smoke. Smoke जो होता है ना, हवा में smoke particles, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है। तो ये आपको कोल के फैक्ट्स पता होने चाहिए कि कोल कैसे बनता है, कोल से इंजन्स रन करते थे, एंड कोल से बर्निंग की वजह से हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है हवा में, ठीक है, एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से एसिड रेन भी होता है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं डिजीजेस ड्यू टू कोल माइनिंग। देखिए कौन कौन से डिजीजेस कॉज होती है कि जब कोल की माइनिंग की जाती है, तो कोई डिजीजेस, कोल माइनिंग पता है, कोल की कोयला की खुदाई करते हैं जो है ना, कोयला ढूंढने के लिए, तो वो है कोल माइनिंग। तो लेट्स सी, अब एक बीमारी, अब देखिए कैसी बीमारी है, इसका नाम है न्यूमोकोलोसिस। क्या है, न्यूमोकोलोसिस, ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक लंग्स डिजीज। इसको ब्लैक लंग डिजीज भी कहते हैं। इज अ क्रोनिक लंग डिजीजेस फाउंड इन कोल माइंस में। ये बीमारी हो जाती है लंग्स में, सांस, रिस्पिरेटरी ट्रैक ब्लॉक हो जाता है जब कोल माइंस होती हैं, क्योंकि कोल माइंस में जो गैसेस आती है वो मतलब दे विल हिंडर आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ओके। सो कोल माइनिंग इज अ वेरी डेंजरस एक्टिविटी एंड समटाइम इट कैन बी डिजास्टर्स ऑल्सो। बहुत डेंजरस एक्टिविटी है कोल माइनिंग, कोल की खुदाई करना,
So coal mining leads to adverse effect on the environment, which result to destroy soil profile, wildlife habitat and topography, physical features of land of the mined area. So वहां की soil profile खराब हो रही है, wildlife का habitat destruction हो रहा है, आपकी रिस्पिरेटरी की दिक्कत हो रही है, ये सब बेटा कुछ डिजीजेस होती है कोल की माइनिंग करने से। आगे कोल का तो हमने क्लियर कर लिया कि कोल क्या है, कैसे बना, कौन कौन से चीजों की हेल्प से कोल का वी कैन फाइंड कोल, कौन कौन से टाइप्स के कोल होते हैं, कोल माइनिंग से क्या होता है। अब हम पेट्रोलियम पे पढ़ते हैं। फोसिल फ्यूल हमने एक कोल कंप्लीट कर लिया, अब पेट्रोलियम देखते हैं, ठीक है, ये क्या होता है। सो लेट्स सी। So the word petroleum comes from two Latin words, petra means rock and oleum means oil. So petroleum, petro means rock and oleum means oil, meaning rock oil. इसका मतलब है बेटा rock oil। क्या है इसका मतलब? Rock oil. So rock से निकला हुआ oil we can call it rock oil. Okay, this is rock oil. So petroleum is a natural occurring liquid. Petroleum क्या है बेटा? एक natural occurring liquid है। So it is a mixture of various liquid hydrocarbon. ये किसका मिक्सचर है बेटा? लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स का। किसका? लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स का। इसमें क्या होता है? लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। That much is clear. We can say it is a mixture of liquid hydrocarbons. In addition, petroleum also contains some impurities like sulfur. It is very important fossil fuel. So petroleum भी बहुत important fossil fuel है हमारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाउ पेट्रोलियम वॉज फॉर्म, पेट्रोलियम बनता कैसे है, हाउ दे फॉर्म। ओके, लेट्स सी। सो पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम रिमेन्स ऑफ वेरी टाइनी एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन सीज एंड डाई मिलियंस ऑफ ईयर। देखिए पेट्रोलियम भी ऐसे ही बनता है, बहुत सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स जो समुद्र में रहते हैं और वो मर जाते हैं तो सी में ही दफन हो जाते हैं, मतलब है ना, उनकी डेड बॉडी सी में ही लेयर हो के इस तरीके से बेड्स बन जाते हैं उनके। सो पेट्रोलियम वाज फॉर्म फ्रॉम रिमेन्स ऑफ वेरी टाइनी एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन द सी एंड डाई मिलियंस ऑफ ईयर अगो। और मिलियंस ऑफ ईयर पहले ही उनकी डेथ हो गई है, तो समुद्र के नीचे ही उनकी एक बेड बन गई है, समझ लीजिए। सो आफ्टर दे डाई देयर बॉडीज सैंक्स एंड गॉट बuried एट द बॉटम ऑफ द सी। जब भी कोई ऐसे एक्वाटिक एनिमल्स या प्लांट्स मरते हैं तो उनकी बॉडीज बॉटम ऑफ द सी में जाके बर्ड हो जाती हैं। ओवर द टाइम्स दे वर कवर्ड बाय द लेयर्स ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। धीरे धीरे उसमें एक लेयर चढ़ जाती है मिट्टी की, सैंड की, है ना। सो over millions of years the layer of sand, silt and clay become very thick and remain buried deeper and deeper। और वो remain इस तरीके से, कोल के भी जो remains थे वो धीरे धीरे डीपर जाके लिग्नाइट बनाया। लिग्नाइट भी काफी लंबे समय तक जमीन के नीचे ही रहा तो वो एंथ्रासाइट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कोल का बेस्ट क्वालिटी मानी जाती थी। वैसे ही पेट्रोलियम भी डीपर होके वहां पे आराम से बर्ड हो जाते हैं वो। इन द एब्सेंस ऑफ एयर, अब ऑफकोर्स वहां पे भी एयर की एब्सेंस होगी, so numerous heat and pressures होगी वहां पे। तो in the absence of air, numerous heat and pressures forms these layers slowly change the dead organisms into petrol and natural gas। फिर धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे absence of एयर होगी, यहाँ पे ऑफकोर्स जितने जमीन के नीचे जाओगे वहां एयर होगी कोई नहीं, मॉइस्चर कोई नहीं होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई नहीं होगा, तो धीरे धीरे करके वो सब्सटेंस पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। The overlaying layers of sand and silt turn into sedimentary rock। देख लो ये जो सैंड एंड सिल्ट जो उसके ऊपर होता है, इससे सेडिमेंट्री रॉक भी बन जाती है। ओके, चलिए अब देखते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कैसे करते हैं, पेट्रोलियम को कैसे हम रिफाइन करते हैं कि अलग अलग है, ये पेट्रोल है, ये डीजल है, ये नेचुरल गैस है। हाउ वी डू दिस, लेट्स सी। So separating various components of petroleum is carried out in petroleum refineries and processes known as refining or fractional distillation का process से हम पेट्रोलियम को refine प्योर करते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं उसमें, ठीक है। So the different components of petroleum have different boiling points। देखिए उन जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स उन सबके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं। So the liquid with lowest boiling point evaporate first, allow by evaporation of the next volatile component।
देखिए उनकी बॉइलिंग पॉइंट पे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जैसा होगा उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये वाला फ्यूल है। सो कूलिंग एंड concentrations of liquid separates give us the following components। देखिए अब कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें पेट्रोलियम से मिल पाते हैं। सबसे पहले पेट्रोलियम गैस होती है, पेट्रोलियम गैस, इसका यूजफुलनेस क्या होता है पेट्रोलियम गैस का। सो कैन बी कॉम्प्राइज इनटू लिक्विड, ऑफ कोर्स अब इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं लिक्विड में, जिसको एलपीजी कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। And transmetal cylindricals giving a portable fuel supply in homes and industries in production of dark carbon। ठीक है, ये हमें पेट्रोलियम गैस मिल पाती है जो इस तरीके की वी कैन से हमें मिलता है। अब हमें पेट्रोलियम से पेट्रोलियम गैस निकली, पेट्रोल निकला जो हमारे सारे व्हीकल्स में यूज हो रहा है। इट एज अ फ्यूल, एज कार, बाइक, स्कूटर्स में हम यूज करते हैं, एज अ एविएशन फ्यूल भी यूज करते हैं एविएशन इंडस्ट्रीज में, एज अ सॉल्वेंट और ड्राई क्लीनिंग में हम पेट्रोल का यूज करते हैं। नेक्स्ट, और पेट्रोलियम से बेटा डीजल निकलता है जिसको वी कैन यूज एज अ फ्यूल इन बसेस, कार, शिप्स एंड ट्रक्स में यूज करते हैं। नेक्स्ट, केरोसिन भी इससे मिलता है। सो केरोसिन इज यूज एज अ फ्यूल फॉर स्टोव्स एंड लैम्प्स। सो लैम्प्स एंड स्टोव्स के लिए फ्यूल की फॉर्म में यूज होता है केरोसिन। एज अ फ्यूल फॉर द जेट एरोप्लेन्स में फ्यूल की तरह यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, फ्यूल ऑयल क्या होता है, ये भी हम यूज करते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। एंड लास्ट इज पेफेक्स वैक्स फॉर मेकिंग शू पॉलिश, ग्रीस, कैंडल्स एंड ऑइंटमेंट्स में हम यूज करते हैं पेफेक्ट वैक्स का। दैट मच इज क्लियर। तो मतलब हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पेट्रोलियम को पेट्रोल गैस, पेट्रोल में, डीजल में, केरोसिन में, ये सब चीजें उनको बनाई जाती है विद द हेल्प ऑफ पेट्रोलियम, और इन सब के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं, दैट्स व्हाई हम इनको कैटेगराइज कर पाते हैं। समझ में आया? ओके, चलिए अब देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ पेट्रोलियम ऑन एनवायरमेंट। हमारा इम्पैक्ट कैसा होगा पेट्रोलियम का हमारे एनवायरमेंट पे, लेट्स सी। सो पेट्रोलियम प्रोडक्शन कैन इफेक्ट द एनवायरमेंट इन द फॉलोइंग मैनर। कैसे इफेक्ट करता है हमारे एनवायरमेंट को, लेट्स सी। सो ड्रिलिंग फॉर पेट्रोलियम may cause disturbance in the aquatic ecosystem। तो ये हमारे इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। क्या करता है बेटा? डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। ठीक है, सो दे क्रिएट अ डिस्टर्बेंस, ओके, इन द एक्वाटिक इकोसिस्टम। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टिंग पेट्रोलियम में कॉज ऑयल स्पिल। कभी कभी ये ऑयल स्पिल हो जाता है समुद्र में, सी में पूरा ऑयल स्पिल हो गया क्योंकि शिप्स में जा रहा था ऑयल, मे भी शिप पलट गई या टकरा गई किसी से, इसलिए पूरा समुद्र में ऑयली हो गया, जिसकी वजह से उनमें एक्वाटिक एनिमल्स को इसको लेके बड़ी दिक्कत होती है ना। नेक्स्ट, समटाइम्स टैंक्स इन विच पेट्रोलियम इज स्टोर में लीक एंड पॉल्यूट द ग्राउंड वाटर। तो इसकी वजह से कभी कभी लीक्स हो जाते हैं टैंक्स, तो जिसकी वजह से हमारा ग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो जाता है। नेक्स्ट, रिफाइनरी ऑफ पेट्रोलियम टू प्रोड्यूस वेरियस प्रोडक्ट में लीड टू वाटर एंड एयर पॉल्यूशन। सो एयर एंड वाटर पॉल्यूशन भी होता है अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करते हैं तो, है ना। नेक्स्ट, when petroleum products are burned they give off pollutes like carbon dioxide, nitrogen dioxide, carbon monoxide and other particles हमें मिलते हैं पेट्रोलियम से। मतलब इसका इफेक्ट होता है पेट्रोलियम का, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन होगा, ऑयल स्प्लिट हो जाएगा तो एक्वाटिक एनिमल्स के लिए बहुत डेंजरस होगी ये चीज। ठीक है, अच्छा अब हमने कोल, पेट्रोलियम क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज हमारी जो बची है वो है हमारी नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है? So natural gas is obtained from the remains of tiny plants and animals that live in the sea millions of years। ये भी millions of years क्योंकि ये सब fossil fuels है। So they can get by the dead remains of plants and animals that is buried under the sea। तो उसी तरीके से हमें कोल भी मिल रहा था, उसी तरीके से पेट्रोलियम भी मिल रहा था, उसी तरीके से ये नेचुरल गैस भी हमें मिलेगी। So natural gas consists chiefly of methane। नेचुरल गैस में जो मेन इसका कंपोनेंट है बेटा वो होता है हमारा मीथेन। तो हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, सो दैट्स व्हाई वी कैन सी दिस वन। ओके, सो यहाँ पे आपको मीथेन मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा? मीथेन। Along with methane, small amount of other gases like ethane, propane and butane is also present। तो मीथेन के साथ इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन भी हमें नेचुरल गैस में मिलती है।
This efficient and convenient fuel can be easily transported through pipes in our homes or factories. इनका ट्रांसपोर्टेशन इजी होता है, जो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये वाली जो गैसेस होती है. It is supplied through a network of pipelines in our Vadodara and in a few parts of Delhi. नेचुरल गैस, आजकल के टाइम पे जो पाइपलाइंस आ रही है घरों में, जो आप एलपीजी की जो पाइपलाइंस देख रहे हो, वो यही तो है नेचुरल गैस. ठीक है. सो नेचुरल गैस इज हाईली इनफेलेबल. इनफेबेबल क्या है ये? हाईली इनफेबेबल है. It burn clearly and does not produce any ash and smoke. So ये ash and smoke produce नहीं करती है. It is stored under high pressure as compressed natural gas. इसको हाई प्रेशर में हम स्टोर करके रखते हैं, तो इससे बनती है CNG गैस, compressed natural gas. सबको पता है ये क्या है? इसका फुल फॉर्म नोट करिए, चलिए जल्दी. इसका फुल फॉर्म है बेटा compressed natural gas. ठीक है. अब यूजेस ऑफ नेचुरल गैस, कौन कौन से यूजेस होते हैं बेटा? लेट्स सी नेचुरल गैस के. सो नेचुरल गैस इज यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर. सबसे पहले नेचुरल गैस का यूज होता है टू मैन्युफैक्चर नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर. केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को मैन्युफैक्चर करना. नेक्स्ट, नेचुरल गैस इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्बन ब्लैक. कार्बन ब्लैक की मैन्युफैक्चरिंग भी हम करते हैं, किससे? नेचुरल गैस से. नेक्स्ट, नेचुरल गैस इज यूज एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल. सो डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल में हम किसको यूज करते हैं? नेचुरल गैस को. नेक्स्ट, it is also used for obtaining hydrogen on industrial scale in India. Natural gas is found in Tripura, Rajasthan and Maharashtra and in Krishna Godavari Delta. यहाँ पे भी हमको मिलती है यही नेचुरल गैसेस. So this thing I am hoping कि आपको uses of natural gas के क्लियर हो गए होंगे. ठीक है. चलिए आप देखते हैं fossil fuel are limited. जो ये हमारे पास fossil fuel हमने पढ़ा, कोल के बारे में पढ़ा, नेचुरल गैस के बारे में एंड पेट्रोलियम के बारे में, ये तीनों चीजें फॉसिल फ्यूल के अंदर आती है. और ये तीनों चीजें हमारे पास बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है. दे आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. इनएग्जॉस्टेबल नहीं है जो हमारे पास बहुत सारे अनलिमिटेड क्वांटिटी में है. दे हैव इन अ लिमिटेड क्वांटिटी. दैट्स व्हाई दे आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. सो वी विल सी फॉसिल फ्यूल आर लिमिटेड. तो फॉसिल फ्यूल लिमिटेड है, तो इसका कंजर्वेशन करना भी उतना ही जरूरी है एंड इंपॉर्टेंट भी है. सो they account for 90% of energy being used today. आज के टाइम पे 90% एनर्जी हमें फोसिल फ्यूल से ही मिलती है इन द फॉर्म ऑफ कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. Burning of fossil fuel like coal and petroleum leads to a major environmental problems such as air pollution, acid rain and global warming. ये इंपॉर्टेंट है. अगर हम इन फोसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, जैसे कोल को बर्न करती है, तो ये बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करता है, बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारा एयर पॉल्यूशन एंड आपका ग्लोबल वार्मिंग होती है. It is estimated that petroleum and natural gas are likely to get exhausted in the near future. ये माना जाता है बाय साइंटिस्ट के द्वारा कि फ्यूचर में हमारे पास नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम तो हमें बिल्कुल मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि हम इतना ज्यादा उसको यूज करते जा रहे हैं, क्योंकि वो तो एक लिमिटेड अमाउंट हमारे जमीन के नीचे है. अब हम उसको यूज करते जा रहे हैं तो खत्म ही होंगे वो. ठीक है. So we have used fossil fuel very judiciously. Scientists are now trying to make uses of alternative sources of energy like solar energy, wind energy and tidal energy. आज के टाइम पे साइंटिस्ट इन्वेंट कर रहे हैं कुछ अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी, ताकि हम कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का कम से कम यूज करें. ठीक है. So scientists are also trying to make use of hydrogen gas as a fuel because it is much cleaner fuel as compared to coal and petroleum. So hydrogen gas का भी साइंटिस्ट खोज कर रहे हैं, हम यूज कर सके और उसको सब्स्टिट्यूट कर सके कोल एंड पेट्रोलियम की जगह. We should try to save fossil fuel. We can do by the following steps. हम fossil fuels को कैसे बचा सकते हैं? By these 3 steps. कौन कौन से हैं? First, we should walk down to a short distance instead of using vehicles. थोड़ी दूरी पे जाना है तो पैदल चल के जाओ. Second, we should switch off the vehicle's engine at the traffic signal. तो जब ट्रैफिक सिग्नल्स पे हमें स्विच ऑफ करना है सिग्नल को, ताकि हम फ्यूल बचा पाएं, कंजर्व कर पाएं, क्योंकि हमें पता है जो भी हम पेट्रोल यूज कर रहे थे कि आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इलेक्ट्रिक स्कूटी है, बहुत अच्छी बात, तब कुछ नहीं. पर अगर आप पेट्रोलियम CNG यूज कर रहे हो तो आप स्विच ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल के अंदर आएगा. ठीक है. We should use carpools to reduce the consumption of fuel.
हम कारपूल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं ताकि हमारा कम से कम हमारा फ्यूल लगे। ओके, तो ये कुछ स्टेप्स बेटा हम फॉलो कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा फॉसिल फ्यूल कम यूज होगा और कम वेस्टेज होगी इसकी। ठीक है, नाउ आई एम थिंकिंग कि दिस चैप्टर इज टोटली क्लियर टू यू। किस किस बच्चों को अच्छे से समझ में आया है? बिल्कुल, अब अच्छे से समझ में आया तो क्वेश्चन आंसर्स भी मुझे अच्छे से सब बताएंगे, बताओगे? चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू है सबसे पहले तो आपके लिए इजी होने वाले हैं। चलिए, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल? इनमें से फॉसिल फ्यूल क्या नहीं है? आपका कोल, वुड, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। देखो ये नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोल पढ़ा है पर वुड नहीं पढ़ा हमने। ये तीन तो हमारे फॉसिल फ्यूल है, कोल ही वुड ही नहीं है हमारा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेकेंड, विच ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूट द मोस्ट टू ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है बर्निंग ऑफ कोल का, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी गैसेस रिलीज होती है जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। समझे? नेक्स्ट, थर्ड, विच इज द क्लीनेस्ट फ्यूल? क्लीनेस्ट फ्यूल इज द नेचुरल गैस, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो हम इसको मार्क करते हैं ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो वी विल मार्क ऑप्शन नंबर बी, this one. Fourth, inexhaustible natural resources in natures are. Inexhaustible natural resource हमारे पास बहुत सारी है, अनलिमिटेड है, जैसे सोलर, विंड, टाइडल, ये हमारे पास बहुत सारी है, दे आर इनएग्जॉस्टेबल। ओके, चलिए अब मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग बताओ। एग्जॉस्टेबल आपके पास क्या है? एंथ्रासाइड क्या है? क्रूड ऑयल क्या है? माइनिंग क्या है? एंड देखो, कोक तो आपको ये कोल से मिलता है ना? माइनिंग हम किया करते हैं, है ना? देखो, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? हमारी नेचुरल गैसेस है कि ये खत्म हो सकती है। एंथ्रासाइड होगा, ये एक आमे कोल की है जिसमें हम मशीनरी से उसको अलग करते हैं, है ना? क्रूड ऑयल क्या है? ये हमारा एक कैरोसिन है। एंड माइनिंग से क्या होती है? एक माइनर अर्थक्वेक आता है माइनिंग से। ठीक है, सो ये मैचिंग हो गई। अब पढ़ते हैं ट्रू एंड फॉल्स की तरफ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट। बिल्कुल सही, हमारे पास कुछ ऐसी नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे कोल, पेट्रोलियम, वो हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है, बहुत सारी नहीं है। नेक्स्ट, फॉरेस्ट आर इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। फॉल्स, फॉरेस्ट इनएग्जॉस्टेबल नहीं है, एग्जॉस्टेबल है। फॉरेस्ट खत्म होंगे, वो लिमिटेड है हमारे पास। नेक्स्ट, fossil fuel are the main source of energy to us. Fossil fuel main source of energy है, बिल्कुल सही है ना? Next, coke is also prepared to produce gases. बिल्कुल सही। Petroleum is found under the igneous rock. Igneous rock के अंदर होता है, sedimentary rock के अंदर होता है। Sedimentary we can say sedimentary rocks के नीचे आपको मिलेगा। ठीक है, not igneous one. This one is wrong. Now some question and answer. First one. What are the exhaustible natural resources? Name few. Exhaustible natural resources that are in a limited quantity, just like coal, petroleum, natural gas. So they are exhaustible natural resource. Second, what does coal contain chemically? Coal में क्या होता है? Lignite होता है। क्या? और भी बहुत सारी चीजें मैंने बताई थी। कार्बन की क्वांटिटी बताई थी ना, कार्बन के नंबर्स के डिपेंड होते हैं। जितने ज्यादा कार्बन ज्यादा होगा उतना अच्छा प्योरीफाई और बेटर क्वांटिटी का कोल होता है वो। What is a coke and how it is prepared? ये तो हमने देखा था कोक कैसे कोल से बनता है। जब कोल में हम इम्प्योरिटीज को हटा दें तो हमारे कोक बन जाता है और उसको हम यूज करते हैं, वो हमें एनर्जी प्रोड्यूस करता है और ज्यादा एनर्जी देता है एज कंपेयर टू, और ये स्मोकलेस फ्यूल है। ठीक है, तो ये सब आप बता सकते हैं। सीएनजी क्या है? यूजेस क्या है? सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इट इज अ नेचुरल गैस, इट इज यूज्ड इन द व्हीकल्स। नेक्स्ट, why should we save fossil fuel? Because the fossil fuels are limited in quantity, so we have to save them, because if you do not save the fossil fuels for future, maybe we do not have any fossil fuel left. Next, describe the origin of fossil fuel with the semantic diagram and explain why they are referred to as non-renewable source of energy. तो आप कोल, पेट्रोलियम को इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि वो हमारी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है जो कभी रिप्लेनिश नहीं हो सकती, जो हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है।
है ना। तो इसमें हम बताएंगे कैसे ओरिजिन होता है फोसिल फ्यूल का। फोसिल फ्यूल के एग्जांपल कोल एंड पेट्रोलियम देके आप कर सकते हैं कि किस तरीके से समुद्र के नीचे लेयर्स में दे फॉर्म ओवर मिलियंस ऑफ ईयर दे टेक टू फॉर्म, and from them we can extract these fossil fuel in the form of coal, petroleum and natural gas. Next, how is coal different from the petroleum even though the both are fossil fuel? को देखिए इनकी properties different है, chemically composition, physical compositions are totally different, so that's why their uses is also different. coal petroleum के uses भी different होते हैं, ठीक है। Next, write down the uses of 3 products of destructive distillation of coal. coal को डिस्टिलेशन करने से क्या क्या बन रहा था ये देखो, हमने यहाँ पे मार्क किया है, आ जाओ ये देखो मार्क किया, वेयर इट इज फॉर्म, ये रहा। इससे आपको सबसे पहले कोल मिल रहा है, कोल तार मिल रहा है, नेचुरल गैस मिल रहा है। ऑन हीटिंग द कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर वी कैन फाइंड सम यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक कोल, कोल तार एंड कोल गैस। नेक्स्ट इज फोर्थ वन, what are the fractional obtained in on the fractional distillation process of coal? What is the principle involved in this process? देखिए fractional distillation ये रहा, मैंने टिक लगाया था, ये देखो ये रहा। एंड क्या क्या चीजें मिल रही है, ये पॉइंट मैंने बोला था ना, ये टेबल इंपॉर्टेंट है। आपको पेट्रोलियम गैस मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है, केरोसिन मिल रहा है, डीजल मिल रहा है। विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मींस पेट्रोलियम को डिस्टिलेशन करके, पेट्रोलियम को अलग अलग डिवाइड करके हमें ये सब चीजें मिल पा रही है, ठीक है। Next, why CNG prefer other fuel? Because CNG is a natural gas that less pollute the environment as compared to other fossil fuel like petroleums. So that's why CNG are more preferred by the people of India and the world also. Okay, so that's all my dear learners for this chapter. This chapter is over. I'm hoping so this chapter is also clear to you. You like this chapter, all your doubts and everything is clear. If some doubt is in your mind, then ask me in the comment section. I will reply for that. So thank you so much for watching this video. Have a good day. Take care of yourself. Bye bye.